सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से आज हमें सीखना है एक नए विषय वस्तु के बारे में। तो आज हम और आप पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी नमक का दारोगा। नमक का दारोगा, जैसा कि आपको विदित है कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कहानी है। इस श्रेष्ठ कहानी को पढ़ने से पूर्व हमें ये जान लेना अति आवश्यक है प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय। और प्रेमचंद जी की जहाँ तक बात है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। कलम के इस सिपाही का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब रहा था। उन्हें यानी उनके पिताजी जो थे लम्ही में डाक मुंशी थे। बचपन में प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था। वैसे कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। सरकारी नौकरी भी मिली, परंतु महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्हें अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। इनकी रचनाओं में जीवन का यथार्थ एवं आदर्श दोनों तत्व मौजूद हैं। इनके कथा साहित्य में कल्पना, संयोग एवं रोमानियत के ताने बाने सहज ही देखने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य में यथार्थ की जमीन से जोड़कर इनकी कहानियां मानव समाज को विशेष प्रेरणा प्रदान करती हैं। वैसे तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का अभूतपूर्व योगदान है। इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं की हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, गबन, कर्मभूमि, मानसरोवर जो कि 8 खंडों में विभक्त है, गुप्तधन, संग्राम, प्रेम की देवी। इस श्रेष्ठ कथाकार, उपन्यासकार, साहित्यकार की मृत्यु 1936 ईस्वी में हो गई। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ जो प्रथम पाठ है वो नमक का दारोगा, जिस पाठ की शुरुआत होती है नमक विभाग के गठन से। अब कैसे इस पाठ में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, इसको जानने से पूर्व हमें पाठ की पृष्ठभूमि जान लेना अति आवश्यक है। तो पाठ की पृष्ठभूमि में जो ये कहानी है नमक का दारोगा, प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है जो कि आप जान ही चुके हैं। इसे आदर्शोन्मुख समाजवाद का एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए एक मुहावरे को लें तो यह कहानी जो है धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। अर्थात धन और धर्म दोनों को क्रमशः अगर पाठ के आधार पर हम देखें तो असद्वृत्ति एवं सद्वृत्ति, बुराई एवं अच्छाई, असत्य एवं सत्य कह सकते हैं। कहानी में 2 पात्र हैं जो इन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें एक है पंडित अलोपीदीन और दूसरे हैं मुंशी वंशीधर। और जहां तक पात्रों की बात है, वहां तक ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल होने के बाद वंशीधर अपने धन की महिमा का उपयोग करके वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल तो करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। अर्थात पूरी कहानी में वंशीधर और अलोपीदीन के बीच धन और धर्म का एक छोटा सा संघर्ष दिखाई दिया है। और अंत में आपके लेखक ने, प्रेमचंद जी ने, धन को पराजित और धर्म को विजित होते हुए दिखाया है। और धन का प्रतिनिधित्व कर रहे पंडित अलोपीदीन विवश होकर ये कह पढ़ देते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। इन्हीं सिद्धांतों, इन्हीं वाक्यों पर आधारित है यह हमारी कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है नमक के विभाग के गठन से। और नमक के विभाग का गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में हम जान लें। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इस नमक का व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम चलाता था तो कोई चालाकियों से। अधिकारियों के पौवारा थे। अधिकांशतः लोग से आप कह सकते हैं कि जितने भी उस समय के कार्यकर्ता थे, जितने भी लोग थे, सब यही चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से नमक के विभाग में कार्य मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। यहाँ तक कि वकीलों का भी जी ललचाता था
और नमक का जो और इस विभाग में जो दारोगा का पद है उसके लिए तो बरबस ही हर कोई आकृष्ट हो जाता है। नमक के विभाग का जब गठन हुआ तो विभाग के गठन के बाद इसमें कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे तो विज्ञापन निकाला गया, जिसे तो भर्ती करने का जो प्रक्रिया है वो आरंभ हुई। और वंशीधर को के पास समस्त योग्यताएं थी जो दारोगा पद के लिए अनिवार्य थी। तो दारोगा पद पर वंशीधर का चयन हुआ और जब वंशीधर दारोगा बन गए, इसके बाद जब प्रथम दिन अपने कार्य पर जा रहे थे तो वंशीधर को कार्य पर जाने से पूर्व उनके पिताजी ने कुछ शिक्षाएं दी जो इस पाठ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वो शिक्षाएं हमारे आपके व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत ही उपयोगी है। कौन सी वो शिक्षाएं थी जिसको उनके पिताजी ने दी, आइए हम और आप उसको जाने। तो पिताजी की जो शिक्षाएं थी वो प्रमुख रूप से 4 शिक्षाएं पिताजी ने दी, जिसमें पहली शिक्षा है, पिताजी कहते हैं कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। इस पंक्ति के माध्यम से 2 बातें पिताजी ने वंशीधर को बताया। पहली बात ये बताया कि कहीं न कहीं मैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा हूं, यानी कगारे पर का वृक्ष से तात्पर्य है यहाँ वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं कि मैं कभी भी इस जीवन लीला को समाप्त कर सकता हूं, तो आगे घर की जो पूरी जिम्मेदारी है वो आपके ही ऊपर है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है, जो लड़कियों के संदर्भ में कहा गया है, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। तात्पर्य यह है कि तत्कालीन समाज में कैसे लड़कियों की उपेक्षा की जाती थी, लड़कियों के प्रति सामाजिक सोच क्या थी, उसको प्रदर्शित करते हैं यह पिताजी के कथन। तो यहाँ से 2 बातें पिताजी ने बताया और कहीं न कहीं यह भी एक छोटी सी चिंता पिताजी ने व्यक्त की है कि लड़कियों के जन्म से ही लेकर के जैसे उसके विवाह के लिए अच्छे घर की जो चिंताएं होती हैं वो निरंतर लगी रहती हैं। कैसे उसका विवाह होगा, विवाह के लिए कैसे धन एकत्रित किया जाएगा, कैसे एक अच्छे घर का चयन किया जाएगा, ये सारी बातें पिताजी ने वंशीधर को विस्तार पूर्वक समझाई। इसके बाद दूसरी बात पिताजी बताते हैं कि बेटा नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। अर्थात पिताजी यहाँ से कह रहे हैं कि जब आप नौकरी करना तो एक बात हमेशा याद रखना, ओहदे का विशेष ध्यान मत देना, निगाह हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखना। यहाँ चढ़ावा और चादर से मतलब है कि जो उस ओहदे पर रह करके मिलने वाला धन है उसी को प्रमुखता देने की बात कह रहे हैं पिताजी। ये सारी शिक्षाएं क्यों दे रहे हैं, अभी जब शिक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगा कि ये पिताजी ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तीसरी बात पिताजी बताते हैं कि बेटा काम ऐसा ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। क्यों? क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि कम होती है या नहीं होती है। ऊपरी आमदनी के जो अवसर हैं वो ईश्वर प्रदान करता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, आगे तुम्हें क्या समझाऊं। ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा के माध्यम से यानी इस तीसरी सीख में पिताजी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटा जो भी काम करना उसमें ये ध्यान देना कि हमेशा तुम रिश्वत पर ही ध्यान दिए रहना। जो वेतन मिलेगा वो तो आपको एक दिन मिलेगा और वेतन के अलावा जो ऊपरी आय है वो दिन प्रतिदिन मिलती जाएगी और इसी ऊपरी आय से ही बरकत होगी। पिताजी अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्र को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद पिताजी बताते हैं कि बेटा जो रिश्वत है वो कैसे आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और समाज में आपकी छवि अच्छी भी बनी रहेगी, इसके विषय में पिताजी बताते हैं किसी भी कार्य को करने में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ है, लेकिन बेगरज वाले को दांव में पाना जरा कठिन है। इन सब बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरे जीवन भर की कमाई है। प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप से पिताजी अपने पुत्र को गलत रास्ते पर चलने की सलाह दे रहे हैं। यहां से प्रेमचंद जी के कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि या प्रेमचंद जी यह संदेश नहीं देना चाहते हैं कि आप भी किसी पद पर रह करके ऐसा ही कार्य करो। यहां से जो संदेश है, यहां से जो
मैसेज है प्रेमचंद जी का वो ये है कि पिताजी का जो जीवन रहा, यानी बंशीधर के जो पिताजी रहे, वो जीवन भर अभावों से भरा जीवन उन्होंने देखा और अभावों में जिया हुआ व्यक्ति यानी प्रेमचंद बंशीधर के पिताजी को ऐसा लगा कि यदि उनके जीवन में पैसा होता या पैसा कमाने का अवसर मिला होता तो आज उनके पास सामाजिक प्रतिष्ठा होती, समृद्धि होती। इस कारण पिताजी ऐसा सोच रहे थे कि जब पुत्र को अच्छा सा पद मिल गया है और कमाने का अवसर मिलेगा, इसलिए जिस बात को, जिस कमी के कारण मैं आर्थिक रूप से पूरी तरीके से अपंग रहा, वो कमी हमारे पुत्र के जीवन में ना हो, इसलिए पिताजी ऐसा संदेश देते हैं। जबकि एक ईमानदार आदमी, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ व्यक्ति बंशीधर ने पिताजी की इन सारी बातों को सुना और उसको सुन करके अनसुना कर दिया। तो ये थी प्यारे बच्चों आज के अंक की व्याख्या। आज के अंक में हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल कर लें आज का कार्यप्रपत्र। और आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है के माध्यम से प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, बेगरज आदमी को दांव में फंसाना क्यों मुश्किल है। आज का चौथा और अंतिम प्रश्न है, पाठ में निहित मानवीय संदेश स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।